जीवीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कुछ सवाल किए थे तथा कंसेप्ट समझने की कोशिश की थी। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए दोस्तों, जब मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, यदि आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आपको मेहनत और हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। जिस दिन मेहनत आपकी आदत बन जाएगी, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन इसमें लिख रखा है कि ज्ञात कीजिए संख्याओं का, निम्नलिखित संख्याओं का अपन को एचसीएफ निकालना है। और वो एचसीएफ किस विधि से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हमें एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कंसेप्ट हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आज के वीडियो में हम केवल किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, सोल्व करना है, ये देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम जो भी बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे देख लो आप, 135 में और 225 में कौन बड़ा है? तो 225 बड़ा है 135 से। तो इसको किस तरह से सोल्व किया जाएगा? अतः 225 बराबर 225 को 135 से कितनी बार डिवाइड किया जा सकता है, कितनी बार भाग चल जाएगा? 225 में 135 का एक बार भाग जाएगा। तो ये एक मिनट, यहाँ से इसको इरेज किया जाएगा दोबारा। और ये भी। तो यहाँ पे 225 हो गया। और इसको 135 के टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा? 135 गुणा, एक बार भाग गया इसका 135 का। अब 135 को 225 में से घटाएंगे तो भागफल कितना शेषफल कितना बचेगा? तो शेषफल बच जाएगा 125 को, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 बच जाएगा। आगे 2, तो 12 बच गया, 12 में से 9, 90 बच जाएगा। अब इस प्रक्रिया को आगे दोहराना है। अब मैं 135 को कैसे लिखूंगा? 135 को लिख दिया जाएगा। अब 90 को भाजक की तरह काम में लेंगे, तो 90 को भाजक की तरह काम में लेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? एक बार जाएगा 90 का भाग, तो गुणा 1 लिख दिया, एक बार भाग गया। प्लस लिख देंगे शेषफल। 90 घटाएंगे 135 में से तो कितना बच जाएगा? 90 135 में से घटाएंगे तो 45 बच जाएगा। अब इस 45 को और 90 को में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो 90 को कैसे लिखा जाएगा? 90 इक्वस टू 45। कितनी बार भाग जाएगा 90 का? 45 का 90 में, तो 2 बार भाग चल जाएगा। 45 दूनी 90 और शेषफल कितना बच जाएगा? 0। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रक्रिया से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो प्रोसेस क्या रहती है कि जहां तक उसको विभाजित करते रहो जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ से जो ये 45 आया है, ये 45 आया है, ये क्या हो गया? अतः 135 तथा 225 का एचसीएफ
बराबर क्या आ गया 45। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हमको ज्ञात करना था। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अब इस क्वेश्चन को हम वही करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 38 220 बड़ा है 196 से। तो हम क्या करेंगे, अतः 38 220 को 196 से डिवाइड किया जाएगा। अब 196 से डिवाइड किया जाएगा तो कितनी बार डिवाइड होगा, 196 से इसको डिवाइड करके देख लो। अब ये काम आप रफ में कर सकते हो, इधर मैं रफ में बना देता हूँ। तो 38 220 को डिवाइड करो 196 से, तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार जाएगा 196, यहाँ बच गया 6, 7 ऊपर का 17, 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 8, बन गया 102। उधार ले लो, कितनी बार चला जाएगा, 9 बार। 9 छक्का 54 हासिल का 5, 9 नाम 81, 81 और 5 86 हासिल का 8, और 9 और 8 17, यह बच जाएगा 8, यह बच गया 15, यह बच जाएगा 9, और यह बच जाएगा 0। कितनी बार चला गया भाग, अब ये चला जाएगा 19, 5 बार। 6 पंजे 30 हासिल का 3, 9 पंजे 45 और 3 48 हासिल का 4, 5 4 9। तो ये पूरी पूरी बार भाग चला गया। तो ये कितनी बार चला गया इसमें भाग, 195 प्लस 0। तो यहाँ पे देख लो दोस्तों, हमने एक बार इसको डिवाइड किया और ये एक बार में ही क्या आ गया, इसका सेंसिबल 0 आ गया। तो जो इसका HCF होगा, अतः 38 220 तथा 196 का HCF क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा 196, क्योंकि हमने 196 से इसको डिवाइड किया और सेंसिबल 0 आ गया। जब 196 से डिवाइड किया और सेंसिबल 0 आ गया तो वही संख्या क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है संख्या देखकर नहीं घबराना है कि एकदम बड़ी संख्या आ गई तो एक बड़ा सा क्वेश्चन जाएगा या बहुत लंबा होगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि बड़ी संख्या है तो वो जल्दी सोल्व भी हो सकता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 867 और 255। तो 867 और 255 में से कौन बड़ा है, तो अपन को पता है कि 867 बड़ा है 255 से। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की वजह से सोल्व करना है। तो 867 को हम लिख देंगे, किस तरह से लिख देंगे, 255 से हमने डिवाइड किया। अब ये कितनी बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे आप अपने सोल्व कर सकते हो। 8 6 7 255 कितनी बार भाग गया, 4 बार। 5 चौको 20, 4 दूनी 8 हो गया और 4 दूनी 8, तो नहीं जाएगा, 3 बार ही जाएगा। तो आप 3 बार भाग दे दो, यहाँ पे 3 बार भाग दोगे तो क्या बचेगा, 5 3 15, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। देखो 2 बच गया, 0 बच गया और 2 बच गया। तो ये कितनी बार भाग गया, 3 बार तो भाग गया और शेषफल बच गया 202। अब इस क्वेश्चन को आगे की स्टेप में ले जाएंगे तो 255 को किस तरह से लिखेंगे, 255 बराबर लिख दिया जाएगा कि जो शेषफल बचा है अब उससे डिवाइड किया जाएगा।
तो 202 का भाग किस में लगाया जाएगा, 255 में लगाया जाएगा। अभी कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 202 55 में से 202 को घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 53 बच जाएगा। अब इस 202 को 53 की टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा, तो 202 बराबर 53 गुणा, कितनी बार भाग चला जाएगा, 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार ही जाएगा। 3 बार में से आप घटाओगे, जैसे मैंने लिख दिया 202, 202 को 53 को 3 से गुणा करोगे, 3 3 और 5 3 15, 3 यहाँ बच जाएगा और ऊपर बच गया 9, तो यहाँ 43 बच जाएगा। तो ये अपना बच गया 43। अब 43 को 53 के टर्म्स में लिखा जाएगा, तो 53 इक्वल्स टू 43 कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, बचा कितना, 10 बच जाएगा। अब 10 और 43 को लिखा जाएगा, तो 43 इक्वल्स टू 10, यानी शेषफल को हम आगे वाली स्टेप में भाजक की तरह काम में लेंगे, और जो पिछली वाली स्टेप में भाजक है वो एक भाज्य बन जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 10 चौके 40 हो गए। अब तुम लोगे 10 को लिखोगे 3 के टर्म्स में, तो कितनी बार भाग जाएगा, यह भाग चला जाएगा 3 बार। तो ये चला गया, यहाँ पे लिखने में क्या नहीं आ रहा। चलो इस स्टेप को मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको मिटा के आगे लिख देते हैं। इधर लिख देता हूँ। तो इस 10 को कैसे लिख दिया, 10 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 बार जाएगा भाग, और शेषफल कितना बच जाएगा, 3 3 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब इस 3 को क्या लिखूंगा, 3 को मैं लिखूंगा 1 की टर्म्स में। तो 3 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, और शेषफल क्या बच जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो ये शेषफल आ गया 0, तभी हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो शेषफल 0 आते हम भाग आगे की प्रक्रिया को रोक देंगे और लिख देंगे हम, अतः आंसर लगा के नीचे लिख देंगे, अतः 8 6 7 व 255 का HCF कितना आ चुका है, HCF कितना आ चुका है, HCF 1 है। तो यहाँ से HCF क्या आया है, 1 आया है, क्योंकि जो लास्ट में विभाजित कर रहा है वही HCF होगा। तो यहाँ से HCF क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके, जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, क्योंकि हम ये जो HCF ज्ञात कर रहे हैं वो किस प्रक्रिया से कर रहे हैं या किस विधि से कर रहे हैं, तो वह उस विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों इस सवाल को करने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि माना ए कोई पूर्णांक है, ए क्या है, ए कोई पूर्णांक है, ए कोई पूर्णांक है। अब ए कोई पूर्णांक है जहां इस सवाल को देखकर हमें लगता है कि जो बी की वैल्यू होती है
यानी जो हम ये रूप का पढ़ते थे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पढ़ते थे, ए इक्वस टू बी क्यू प्लस आर पढ़ते थे। तो जो यहाँ पे बी की वैल्यू है, वो बी की वैल्यू अपन को कहाँ क्या नज़र आ रही है, जहाँ बी बराबर क्या आ रहा है, 6 नज़र आ रहा है। तो मैं इस सवाल को क्या कैसे लिख सकता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के द्वारा ए इक्वस टू 6q प्लस आर। अब यहाँ से अलग अलग केस बन जाएंगे कि मैं केस एक में बात कर लेता हूँ कि केस एक में मैंने ले लिया आर बराबर ले लिया 0। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 6q, जो कि सम है। क्योंकि किसी भी सम संख्या को यदि तुम किसी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सम संख्या आएगी जो कि धनात्मक जो कि समपूर्णांक है। अब केस दूसरा ले लीजिए, केस सेकंड में क्या हो जाएगा, ये आर की वैल्यू ले लीजिए एक, तो एक प्लस टू क्या हो जाएगा 6q, एक प्लस टू 6q प्लस 1 हो जाएगा। अब किसी भी समपूर्णांक, क्योंकि 6q क्या था, समपूर्णांक था, अभी समपूर्णांक में एक जोड़ोगे तो अगला पूर्णांक यानी विषम पूर्णांक मिलेगा, तो जो कि विषम पूर्णांक है। अगला केस ले लीजिए, और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या ले लेते हैं, आर की वैल्यू ले लेते हैं 2। तो ये हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 6q प्लस 2। तो ये क्या आ गया, जो कि समपूर्णांक है। तो ये समपूर्णांक है। अब अगला केस ले लेते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखो, केस 3 बन गए। अब केस की बात करते हैं, केस 4 की। अगर आर की वैल्यू ले ली जाए 3, आर की वैल्यू 3 ले ली जाए, तो यहाँ से बन जाएगा ए इक्वस टू 6q प्लस 3, जो कि क्या आ गया, जो कि विषम पूर्णांक है, जो कि विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अब केस की बात कर लो 5, यदि आर की वैल्यू ले ली जाए 4, तो क्या हो जाएगा, एक प्लस टू हो जाएगा 6q प्लस 4, जो कि क्या है, समपूर्णांक है, समपूर्णांक। और यदि केस 6 में आर की वैल्यू क्या ले ली जाए, केस 6 में आर की वैल्यू ले ली जाए 5, तो एक वस्तु क्या आ जाएगा, एक वस्तु आ जाएगा 6q प्लस 5। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया है केस 1 व 2
केस 1, केस 2, केस 2 की सहायता से, केस 4 की सहायता से और केस 6 की सहायता से। स्पष्ट है? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 रूप का होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने सबसे पहले इसमें क्या किया है, माना ए कोई भी पूर्णांक है, तो जहाँ पर बी की वैल्यू क्या मान ली है, बी की वैल्यू मान ली है हमने 6, क्योंकि यहाँ पे ये 6 क्यू प्लस 1 रूप का है। तो यहाँ पे जो इसको कंपेरिजन करोगे ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से, तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6। तो ये डायरेक्टली यहाँ से हमको पता चल गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ए इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस आर हो गया। अब यहाँ पे आर के लिए हमने अलग अलग केस बना लिए। किया क्या है सब में, किया कुछ नहीं है, सब में आर की अलग अलग वैल्यू हमने पुट की है। तो आर की वैल्यू 0 पुट की है तो ये आ गया 6 क्यू। अब अपन जानते हैं कि यदि किसी भी सम संख्या को, यदि क्यू की वैल्यू क्या है, पूर्णांक है, सम संख्याओं को किसी भी पूर्णांक से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सम संख्या ही आएगा। तो ये क्या है, इसकी जो मान आने वाला है, इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो संपूर्णांक होगा। अब आर की वैल्यू 1 ले ली, यानी कि 6 क्यू क्या है, संपूर्णांक। अब इसमें एक जोड़ोगे तो अगला पूर्णांक मिलेगा, वो क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। इसी तरह हमने क्या किया, आर इक्वल टू 2 रखा है, तो वापस संपूर्णांक में यदि तुम सम संख्या जोड़ोगे तो संपूर्णांक ही मिलेगा। केस 4 में किया क्या है, आर की वैल्यू रख दी हमने 3, इसमें एक वस्तु क्या हो गया 6 क्यू प्लस 3। अब 6 क्यू क्या है, संपूर्णांक, उसमें तुम विषम संख्या जोड़ोगे तो विषम पूर्णांक ही मिलेगा। आर इक्वल टू 4 रखा तो यहाँ पे एक वस्तु क्या हो गया है, 6 क्यू प्लस आर 4 हो गया। किसी भी सम संख्या में यदि सम संख्या जोड़ोगे तो संपूर्णांक ही मिलेगा। अब केस 6 में किया गया, आर की वैल्यू 5 रख दी तो 6 क्यू प्लस 5 आ गया। अब ये हो गया विषम पूर्णांक। तो हमने सारे केसों को एनालिसिस करने के बाद में पाया कि केस नंबर 2 है, 4 है और 6 है। स्पष्ट हो गया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो 6 क्यू प्लस 1 रूप का होगा, या 6 क्यू प्लस 3 रूप का होगा, या 6 क्यू प्लस 5 रूप का होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। किसी भी परेड में 616 सदस्यों वाली एक ऐसी सेना की टुकड़ी बनानी है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। यानी अपन को क्या करना है कि टोटल सदस्य हमारे पास कितने हैं, टोटल सदस्य है 616। अब इस 616 को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूह, दो समूह हो गए, एक तो 616 सदस्यों का समूह हो गया और एक दूसरा समूह हो गया है 32 सदस्यों का। तो दोनों को एक दूसरे के पीछे मार्च करना है और स्तंभों की संख्या दोनों में समान होनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन को समझ पढ़ के आपको पता चला होगा कि हमें 616 तथा 32 का क्या करना है, HCF ही हमें ज्ञात करना है। 616 और 32 का हमें HCF ही ज्ञात करना है। तो अपन को पता है कि 616 और 32 में से बड़ी संख्या कौन है, 616 और 32 में से बड़ी संख्या है 616। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इसमें यूज करेंगे तो 616 को क्या लिख देंगे, 616 इक्वल्स टू 32। 616 का 32 में है, 616 में 32 का कितनी बार भाग जाएगा, तो ये काम हम रफ में कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। 616 में भाग लगाते हैं 32 का, कितनी बार जाएगा, एक बार, 9 बच गया, 9 बच गया 2, उतार लिया 6, 9 बार चल जाएगा, 9 दूनी 18, हासिल को 1, 9 ते 27 और 1 28, 288 आ गया, यहाँ बच गया 8, तो यहाँ पे कितनी बार भाग चला गया है, 19 बार भाग चला गया और शेषफल बच गया है 8। अब इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं तो 32 को लिख देते हैं 8 के हिसाब से, तो 8 का कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार, 8 चौको 32 पूरी पूरी बार चला गया, शेषफल क्या बचेगा 0। तो जो ये 8 आया है ये क्या आ चुका है, इसका एचसीएफ आ चुका है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 616 तथा 32 का HCF 8 आ चुका है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या है वो क्या आ चुकी है, स्तंभों की अधिकतम संख्या आ चुकी है 8, और यही हमारा हो चुका है आंसर। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से करना था। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये यहाँ पे आपको संकेत भी दे रखा है कि ये मान लीजिए x कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तब ये 3q, यदि x कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो ये 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। और इसमें आगे दे रखा है कि इसमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है, ये आपको समझ में आ चुका होगा क्योंकि हम पिछले इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें दर्शाना क्या है, हमें दर्शाना है कि जो मान लेते हैं ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक, माना ए धनात्मक पूर्णांक है। अब ए यदि धनात्मक पूर्णांक है तो हमें दर्शाना क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3m या फिर 3m प्लस 1, हमको दर्शाना यही है। और हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसमें यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन, क्योंकि हम पढ़ कौन सी रहे हैं, चैप्टर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
के द्वारा इस सवाल को सोल्व किया जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख पाओगे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 3 है, तो r की वैल्यू क्या रहने वाली है, r की वैल्यू रहने वाली है 3 से तो छोटा रहेगा r, और 0 या 0 से बड़ा रहेगा। अतः एक वस्तु क्या हो जाएगा, यदि वैल्यू पुट करेंगे एक वस्तु 3q प्लस r हो जाएगा। अब इस r की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग मान हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मैं इसको लिख दूं a इक्वल्स टू 3q, यदि मैं r की वैल्यू 0 डाल दूंगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0, या फिर r की वैल्यू रख दो 1, तो 3q प्लस 1 हो जाएगा, या फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखने को नहीं आएगा। चलो यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को इरेज करता हूँ, और इधर लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं बिल्कुल कॉर्नर में। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, r की वैल्यू पुट करके देख लो यहाँ से, तो r की वैल्यू एक वस्तु में लिख सकता हूँ इसको 3q प्लस 0, या लिख दो इसको 3q प्लस 1, या लिख दो इसको 3q प्लस 2, क्योंकि r की वैल्यू क्या थी, या तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, क्योंकि r की हमने रेंज डिफाइन कर दी है। अब अपन को निकालना a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 3q प्लस 0 का स्क्वायर, या फिर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, या फिर हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। अब इन सभी स्क्वायरों को आप खोलोगे तो मैं देखता हूँ यहाँ पे सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले पद को आप खोलोगे तो 9q स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे वाले पद को खोलोगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप इसको खोल सकते हो, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 आ जाएगा, और दूसरे वाले पद को भी आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप खोल सकते हो, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 आ जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को यदि आगे करोगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं इसको लिख रहा हूँ 3 को बाहर निकाल के 3q स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हो आप 3 को बाहर निकाल लो इसमें से, तो यहाँ पे बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 हो जाएगा, या फिर लास्ट वाले पद को में से अपन निकाल लेते हैं 3 बाहर, तो क्या बच जाएगा 3q प्लस 4q प्लस एक 3 बाहर आ गया और एक बाहर बच गया, यानी मैंने 4 को किस तरह से लिख दिया 3 प्लस 1,
3+1 के रूप में लेंगे। 3 तो इधर कॉमन ले लिया और 1 इधर लिख दिया। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि m की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। अब देखो यहाँ से m का अलग अलग मान आ चुका है। m का मान या तो क्या हो जाएगा 3q² हो जाएगा, या फिर m की वैल्यू हो जाएगी 3q² प्लस 2q हो जाएगी, या फिर m की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 4q प्लस 1। क्योंकि यहाँ पे ये क्या आ चुका है, मैं मार्कर चेंज करता हूँ। ये जो वैल्यू आई है ये क्या लग रहा है, ये m ही है, 3m, ये 3m प्लस 1, और ये हो गया 3m प्लस 2। तो यहाँ पे ये m की वैल्यू आ चुकी है। तो m की वैल्यू ये होगी, या m की वैल्यू ये होगी, या फिर m की वैल्यू ये होगी। तो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि ये तो या तो 3m रूप का होगा या 3m+1 रूप का होगा। तो हम यहाँ से स्पष्ट कर सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि अतः a² की जो वैल्यू है वो या तो 3m की है, या फिर 3m+1 रूप की है। तो या तो 3m रूप की है, या फिर 3m+1 रूप की है। ये हमको सिद्ध करना था और यही हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वह किस रूप का होगा, और 9m रूप का होगा, या 9m+1 रूप का होगा, या 9m+8 रूप का होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम करते हैं, पहले मार्कर चेंज कर लेते हैं ब्लैक कलर का। अब यहाँ पे माना ए है, वो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। ए धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की हेल्प से सॉल्व करना होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इसको हल कर सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे, a इक्वल्स टू b³ प्लस r, जहाँ पे b की वैल्यू है वो 9 है। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 9 आ जाएगी, और r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू रहेगी 9 से छोटी और 0 से बड़ी। तो r इक्वल्स टू 0 लेने पर, r इक्वल्स टू 0 ले लोगे आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा 9³ प्लस 0 आएगा, प्लस 0 भी लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। तो a³ निकालूंगा यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 9 क्यूब का क्यूब, 9 क्यूब का क्यूब निकालोगे तो ये a³ आ जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हो, मैं 9 को बाहर निकाल लूँ और अंदर लिख दूँ 81 का a³। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब रख दो तुम r इक्वल्स टू 1 ले लो, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9³ प्लस 1, निकालना होगा a³ किस तरह से निकालोगे,
ए क्यूब किस तरह से निकालोगे, तो ए क्यूब निकालने के लिए आप करोगे 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अभी इस क्वेश्चन को अपन करते हैं इस साइड में सॉल्व। यहाँ पे देखिए तो ए क्यूब की वैल्यू क्या होने वाली है, ए क्यूब की वैल्यू हो जाएगी, इसका जब क्यूब निकालोगे और क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 9 गुणा 81 का क्यूब। आपको ए प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। ए प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी करोगे तो 81 क्यू स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर तो 9 क्यूब प्लस बी क्यूब 1 है। अब यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ 9 को कॉमन, 9 कॉमन निकाल लूँगा तो ये बन जाए 81 क्यूब प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। अब इसी तरह आप इसको ले लो समीकरण नंबर 2 नाम। इसी तरह आर इक्वस टू क्या ले लोगे, इसी तरह ले लो आर इक्वस टू 2। आर इक्वस टू 2 लोगे तो ए इक्वस टू आ जाएगा 9 क्यूब प्लस 2। ए क्यूब निकालना होगा तो क्या करना होगा, 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। जब इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 81 क्यूब का क्यूब प्लस इंटू 3 भी आएगा, यहाँ पे इंटू 3 भी आएगा और इंटू 3 यहाँ भी आएगा, क्योंकि 3 से और मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 81 क्यू स्क्वायर और बी की वैल्यू रही से प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3 × ए की वैल्यू हो जाएगी 9 क्यू और बी की वैल्यू रही से, बी की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से और मल्टीप्लाई होगा ये वाला, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसको कर देता हूँ 6 और ये 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 4 प्लस 8 बी क्यूब। तो इसको इस तरह से हल करोगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 9 सभी में से कॉमन ले लो तो यह हो जाएगा 81 क्यूब प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो 2 छक्का 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 यहाँ से कॉमन आ गया तो 4×3 = 12 क्यूब प्लस 8 बच गया इधर, ये होगी समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये जो m की वैल्यू हो जाएगी इस क्वेश्चन में, ये चीज़ है, ये m की वैल्यू हो जाएगी और इस वाले समीकरण में ये है, ये m की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अतः m इक्वस टू, m की जो वैल्यू है वो या तो 81 क्यूब है या फिर m की वैल्यू है वो 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 है, या फिर पूरा का पूरा 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया है
कि ए क्यूब इक्वस टू क्या होगा, ए क्यूब इक्वस टू हो जाएगा 9m के बराबर होगा, या फिर 9m प्लस 1 रूट का होगा, या फिर 9m प्लस 8 रूट का होगा। तो अपन को यही सॉल्व करना था और यही अपना आंसर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को एक या दो बार रिपीट करके देखिएगा, आपको अवश्य ही कोई चीज़ यदि समझ में नहीं आई है तो समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।